तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। इससे पहले की वीडियो में मैं आपसे रेवेन्यू सिस्टम के बारे में काफ़ी बातें कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे जो उसकी सोच थी वो ये थी कि कम से कम उलझनों से ज़्यादा वसूली हो जाए। और इससे पहले जैसे आपने देखा होगा ना, वारेन हेस्टिंग्स ने एक सिस्टम लागू किया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर, एक्चुअली ट्रायल एंड एरर उसने नहीं कहा, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सिस्टम को ट्रायल एंड एरर नहीं कहा। ट्रायल मतलब जो है कि नए नए तरीके ईजाद करना, कोशिशें करना। एरर मतलब उसमें कुछ गलतियाँ, जब आप काम करेंगे तो उसमें गलतियाँ होंगी, काम कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो रही हैं, फिर आगे जा करके फिर से उन गलतियों को नज़र में रखते हुए आप उसमें रिफॉर्म्स या सुधार कर रहे हैं। भूल करो और सुधार करो, फिर भूल करो फिर सुधार करो। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स ने, इसने इस तरह के काम किए थे। इसने क्या किया था, बंगाल में सन 1771 में लगान वसूली का जो ठेका था वो 5 साल के लिए दिया था ज़मींदारों को। लेकिन बाद में ये सिस्टम उसे ठीक ना लगा, तो उसने क्या किया, सन 1772-73 में सारे के सारे बंगाल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या ज़िलों में बांटा। भारत में पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट्स बने उसके समय बने। बंगाल में सारे के सारे बंगाल को लगान वसूली के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, और वहाँ पर यूरोपियन कलेक्टर उसने अपॉइंट किए, जिन्हें कहा गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन बाद में पता चला कि जो कलेक्टर थे यूरोपियन, ये भ्रष्ट साबित हुए, ये निजी व्यापार में लग गए, तो कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ता गया। अब क्या करें, तो उसके बाद इसने ये जो यूरोपियन कलेक्टर्स थे इनको हटा दिया। इनकी जगह जिलों में दीवान अपॉइंट किए, जो कि इंडियंस होते थे, भारतीय दीवान अपॉइंट किए। और इन सभी भारतीय जो दीवान थे, जिनका मकसद था लगान की वसूली, इनके सुपरविज़न के लिए अलग से इनके ऊपर कुछ संस्थाएं बनाई गईं। लेकिन ये सिस्टम भी कामयाब ना हुआ। 1706 में क्या किया, 1776 में इसने जो 5 साल के लिए लगान वसूली का ठेका दिया जाता था वो 1 साल के लिए कर दिया, लेकिन तब भी बात ना बनी। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी को बाद में इतिहासकारों ने कहा था लगान वसूली का ट्रायल एंड एरर सिस्टम। इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं चल रहा हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ को। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने 1790 में क्या किया कि लगान वसूली की जो व्यवस्था है नए तरीके से पेश की। अब वो नया तरीका क्या था, अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो सिस्टम है उसे कई नाम दिए जाते हैं। एक स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहली बात, स्थायी बंदोबस्त 2 शब्दों से मिलकर बना, स्थायी और बंदोबस्त। स्थायी का मतलब यह है कि कोई व्यवस्था ऐसी है जिसको हमेशा के लिए हमने बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बंदोबस्त का मतलब क्या है, बंदोबस्त का मतलब ज़मीन से मतलब ये है कि सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था कर दे जिसमें ये पता हो कि कोई भी एक ख़ास ज़मीन है, वो ज़मीन पर मालिकाना हक़ किसका है। पहली बात, उस ज़मीन को बो कौन रहा है, उसमें क्या बोया जा रहा है, उस ज़मीन से कितना टैक्स लिया जाएगा, उस टैक्स को वसूलने का तरीका क्या होगा, क्या रेशियो होगा, उसमें कितना हिस्सा किसान का होगा, कितना ज़मींदार का होगा, कितना सरकार का होगा। ये सारे नियम जो आप बना देते हैं और बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप लगान वसूलते हैं, उसको कहते हैं बेटा बंदोबस्त। शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो वीडियो पीछे ले जाइए, फिर से सुन लीजिए। आगे चलते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था कर देना लगान वसूली की जो कि झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अभी देख रहे हैं ना, क्लाइव आ रहा है तो क्या, डुअल गवर्नमेंट। आपने देखा ना, बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट को अपनाया। क्यों अपनाया? क्लाइव ने देख लिया भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें हम पे सब, इन सब पे हम कब्जा कर चुके हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर व्यापार भी करना और लगान भी वसूलना, हमारे पास इतने आदमी नहीं हैं। तो उसने क्या किया, मुखौटे बनाए रखे, बंगाल के अवध के नवाब बनाए रखे और उनके नाम पर वसूली की। लेकिन धीरे धीरे पता चला कंपनी तो घाटे में जा रही है। तो फिर वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसने अपने हिसाब से व्यवस्था की। अब आ रहा है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने अपने हिसाब से व्यवस्था की है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान वसूली के लिए जो सिस्टम या जो व्यवस्था इंट्रोड्यूस की उसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस्तमरारी। इसको इजारेदारी भी कहते हैं, इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब है ठेकेदारी। इजारेदारी का मतलब है ठेकेदारी। यहीं पर मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूँ, अगर आप कभी, उत्तर भारत में सिलसिला काफ़ी चलता है, हमारे यहाँ जिला पंचायतें होती हैं, तो जिला पंचायतें क्या करती हैं, हाट बाज़ार समझते हैं ना, साप्ताहिक बाज़ार या हाट बाज़ार समझते हैं, हाट बाज़ार या साप्ताहिक बाज़ार, जहाँ पर ज़रूरत के सारे साजो सामान बिकते हैं, कपड़ा लत्ता और सब्ज़ी, जो भी आपको दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको हाट बाज़ार या साप्ताहिक जो बाज़ारें होती हैं उसमें मिलती हैं। सभी के आसपास साप्ताहिक बाज़ारें लगती हैं। उसमें अगर आप बाज़ार में कुछ खरीदने गए हो तो आपने अगर आसपास देखा हो, आप में से अधिकांश लोग शायद नहीं गए होंगे, नहीं गए हैं तो बाज़ारों में जा कर के देखिए, ठीक है ना। जगजीत सिंह साहब एक गज़ल गा गए, क्या था उसकी पूरी लाइन तो मुझे याद आ रही थी। कह रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो।
तो थोड़ा किताबों से हट करके आसपास भी देखो तुम्हारी दुनिया में हो क्या रहा है। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो अक्सर अगर आप कभी बाज़ार में गए होंगे तो आपने वहाँ पर 3-4 हट्टे कट्टे जो है युवा है ना, थोड़े से डरावने से आपने कलेक्टर देखे होंगे। कलेक्टर माने वसूली करने वाले, उगाने वाले। एक्चुअली होता क्या, हमारे यहाँ जिला पंचायत जो है इन बाज़ारों से टैक्स वसूलने का ठेका देती है। वो ठेका आपको हासिल होता है नीलामी से। जो साल की जितनी ज़्यादा ऊंची नीलामी या बोली लगाता है उसको वो ठेका मिल जाता है। ठीक है साहब। अब वो क्या करता है, जिला पंचायत को एक मुश्त पैसा दे देता है ठेकेदार जिसने नीलामी में बाज़ार से टैक्स वसूलने का ठेका हासिल किया है। वो एक मुश्त अदायगी जिला पंचायत को दे देता है और उसके बाद हर हफ्ते जब भी बाज़ार लगती है तो अपने कलेक्टर या अपने वसूली करने वाले भेज करके सारे शॉपकीपर से जिन्होंने भी जितने स्टॉल लगाए हैं, दुकानदार जो भी हैं, उनसे वसूली करता रहता है। आप देखना कभी हाथ में उनके नोट होंगे, किसी 40, किसी 50, किसी 100, किसी 200 रुपये उगाते रहते हैं। तो ये ठेकेदार हैं, ठेकेदारी व्यवस्था है। इसको कहा जाता है इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है साहब, इसके बारे में अलग से कई वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के, ठीक है सर, तो स्थायी बंदोबस्त को इस तरह से इस्तरमरारी और इजारेदारी भी कहते हैं। इजारेदारी क्यों कहते हैं? क्योंकि लगान वसूली के लिए ठेके दिए गए थे। इसको ज़मींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ज़मींदारी व्यवस्था इसको क्यों कहा जाता है? ज़मींदार आपने सुना होगा, एक शब्द होता है जागीरदार और एक होता है ज़मींदार। ज़मींदार और जागीरदार दोनों शब्द अलग अलग हैं। आपको पता है ज़मींदार और जागीरदार में क्या अंतर है? एक्चुअली जागीरदार शब्द जो आया है ये मुग़ल काल में आया है। जमींदार और जागीरदार शब्द जो हैं स्पष्ट रूप से जो आए हैं वो मुग़ल काल में आए हैं। जागीरदार वो होता था जिसे सरकार कोई ज़मीन उसकी तनख्वाह या सैलरी के एवज़ में देती थी। देखो पहले कैश का चलन बहुत कम था, तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े सामंत हैं या किसी को इनाम देते हैं तो कोई बहुत बड़ी ज़मीन किसी को भी एज ए सैलरी या एज ए क्या कह सकते हैं टाइटल या एज ए गिफ्ट उसको दे दिया आपने, बहुत बड़ी ज़मीन, उसको कहा जाता था जागीर। तो जिसकी वो ज़मीन थी, जिसको इनाम में दी गई थी, जो उस पर मालिकाना हक रखता था, उसे कहा गया जागीरदार। अब ज़मींदार कौन है? उस इलाके में वो बड़ा किसान जो वहाँ पर खेती करता था या खेती करता है उसे कहा जाता था ज़मींदार। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, मुद्दे पे आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भाई ये छोड़िए, हर साल कभी 5 साल के लिए ठेका दे रहे हैं, कभी 1 साल के लिए ठेका दे रहे हैं, कभी कलेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, कभी यूरोपियन को कलेक्टर बना रहे हैं वहाँ पर, कभी इंडियंस को दीवान बना करके भेज दे रहे हैं, बार बार झंझट हो रहे हैं। हमारा ध्यान जो है, जो हमारा मेन काम है व्यापार और अपने इलाकों को बढ़ाना, उस पर नहीं जा रहा। तो उसने ये सोचा कि ऐसा किया जाए कि कंपनी की जो इनकम है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। आपने देखा होगा सरकार जो है हर साल बजट पेश करती है, सरकार हर साल बजट पेश करती है। बजट को क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान की हिस्से का कोई फ़ायदा नहीं ना, वो डंप हो जाएगा। तो सरकार हर साल बजट पेश करती है और ये अनुमान लगाती है कि हमें कितनी इनकम हो जाएगी। उसी इनकम के मद्देनज़र अगले साल हमने क्या क्या करना है, ये सरकार अपनी योजना बना लेती है। यही बजट भी तो एक तरह की योजना ही है ना। तो इसकी बात इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये एस्टिमेट किया कि मुझे साल भर में कितनी इनकम हो जाएगी, इतनी इनकम हो जाएगी। कैसे? स्थायी बंदोबस्त से। कि उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो इलाके थे उनको अलग अलग बड़े बड़े प्लाट्स में बांटा। प्लाट्स में बांटने के बाद उसने कहा ठीक है भाई, यहाँ से हम लगान वसूली के लिए ठेका देंगे। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी ना जिला पंचायत वाली, उसने कहा लगान वसूली के लिए हम ठेका देंगे यहाँ। तो अब इतने बड़े प्लाट से लगान वसूली का जो ठेका है वो आम आदमी नहीं लेगा, मैं आप जैसे लोग नहीं लेंगे। तो जो उस समय के जो बड़े बड़े ज़मींदार या जागीरदार थे या बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनको इन्वाइट किया गया कि आप आइए और लगान वसूली का ठेका आप लेना चाहें तो ले लीजिए। वो लोग भी अट्रैक्ट हुए। अच्छा, इस समय तक आते आते ना शहरों में अच्छे खासे पूंजीपति जो थे वो पैदा हो गए थे। वो यूरोपियंस भी थे, इंडियंस भी थे। पुराने देसी राजा, नवाब, महाराजा जो थे, जिन्हें धीरे 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 करके अंग्रेज़ों ने गद्दी से उखाड़ दिया था, तो उसमें से बचे हुए थे उनके पास काफ़ी पैसा था, महल थे, किले थे, उनके पास काफ़ी पैसा था, तो वो भी उस पैसे को लगाना चाह रहे थे। इसके अलावा यूरोपीय और देसी जो व्यापारी या पूंजीपति थे वो भी अपने पैसे को लगाना चाह रहे थे। मैं आपको बता दूँ, जो भी व्यापारी या पूंजीपति होता है ना, वो कभी भी अपने हाथ में उसके हाथ में जो पैसा होता है उसे डंप करके नहीं रखता है, वो हमेशा उसे कारोबार में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जो भी पैसा आता है उसकी आत्मा बेचैन रहती है कि इसको कहाँ लगाऊं, जिससे कि 2 के 3, 3 के 4 होते रहे। तो वो व्यापारी या वो पूंजीपति उस समय भी थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनवाइट किया इन सभी को, ज़मीन को अलग अलग हिस्सों में बांटा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ज़मीन को अलग अलग हिस्सों में बांटा। वो कहा कि भाई इस ज़मीन पे लगान वसूली का ठेका दिया जाएगा और ठेका उसको दिया जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली लगाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने एक नई बात ये कह दी कि अभी तक जो ज़मीन के मालिक थे वो ज़मींदार थे, अभी तक जो ज़मीन के मालिक थे ज़मींदार थे,
और ज़मींदार अपनी ज़मीनों में किसानों से खेती कराते थे। तो आम तौर पर ज़मींदार किसान को बेदखल नहीं करता था। बेदखल समझते हैं, बेदखली समझते हैं ना, किसी से किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना, उसको हटा देना। तो आम तौर पर ज़मींदार और किसान जो थे दोनों एक दूसरे पर जो थे आश्रित थे। किसान बढ़िया से खेती करेगा, किसान बढ़िया से खेती करेगा तो अच्छा पैदा होगा, उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, ज़मींदार को भी होगा। और इसके अलावा किसान को जब भी दिक्कत होती थी तो ये देसी जो ज़मींदार थे हमारे, ये उसके संरक्षण या अभिभावक का काम करते थे। तो दोनों एक साथ चल रहे थे। ग्रामीण जो परिवेश था उसमें सौहार्द का वातावरण था। सौहार्द समझते ना, मेलजोल का वातावरण था। आमतौर पर शांति रहती थी। हालांकि कभी अक्सर ऐसा होता था कि ज़मींदारों किसानों में झगड़े भी हो जाते थे, और ये झगड़े फिर ब्रिटिश राज के समय में आम हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे किसान विद्रोह, उनकी बात कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो लेकिन ये जो हमारा सौहार्द का जो वातावरण था कि ज़मींदार किसान का ज़मीन का मालिक है, वो किसान उस ज़मीन को जोत रहा है, लेकिन ज़मींदार उस किसान को ज़मीन से बेदखल नहीं कर रहा जब तक कि वो उसे तय लगान देता रहे। अब इसने क्या किया कि ज़मीन का जो मालिक है वो किसान के बजाय ज़मींदार को बना दिया। यानी अभी परंपरागत रूप से ज़मींदार जो था ज़मीन का मालिक था, लेकिन इसने क्या किया, अब तक के जितने भी ज़मींदार थे या किसान थे, एक झटके में उनको हटा दिया और ज़मीन के अलग अलग प्लाट बना करके बोली के लिए रख दिया कि भाई यहाँ पर आप बोली लगाइए, कि सरकार की जो डिमांड है कम से कम इतनी है। बोली जब लगती है ना तो सरकार कहती है भाई कम से कम इतने रुपए से बोली शुरू होगी, सरकार की डिमांड कम से कम इतनी है, अब इससे आगे बोली लगाइए। मान लीजिए बंगाल में कोई ज़िला है, मिदनापुर ज़िला है, मान लीजिए ना, मिदनापुर है या 24 परगना ज़िला है, तो मान लीजिए 24 परगना ज़िले की जो में जो लगान वसूली का जो ठेका है वो सालाना 1000 रुपये पर तय किया सरकार ने। वार्षिक सरकार ने कहा कि जो वार्षिक 1000 रुपया देगा यहाँ पर लगान, उसको ये मिदनापुर ये या 24 परगना ज़िले की ज़मीन दे दी जाएगी। हमें आपसे 1000 रुपया चाहिए, किसानों से आप जितना मर्जी उतना वसूलो, कम से कम 1000 रुपये चाहिए। अब वहाँ पर बोली लगाने वाले आ गए, तो आपने कहा मैं 1100 दूंगा, किसी ने 200 कहा, किसी ने 2000 कहा, और किसी ने कहा दिया 3000। ना भाई 3000, और ना 3001, 3002, 3003, इससे आगे कोई नहीं जा रहा है। तो जिसने सबसे बड़ी बोली लगा दी उसको उस इलाके की ज़मींदारी या उस इलाके का ठेका दे दिया। उस इलाके का ठेका या ज़मींदारी देने का मतलब यह है कि वो जो इलाका है, जो भी मिसाल मैंने आपको दी, चाहे वो 24 परगना हो, चाहे वो आपका क्या बताया था मैंने, मिदनापुर हो या ढाका हो या बारिसाल हो, जो भी इलाका हो, वो हमेशा के लिए ऊंची बोली लगाने वाले को दे दिया। शर्त क्या है? शर्त यह है, एक था सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम क्या है। सरकार ने जमींदार को ज़मीन हमेशा के लिए दे दी, ज़मीन का मालिक जमींदार हो गया, किसान अब किराएदार हो गया। जो किसान जिसकी ज़मीन थी वो किराएदार हो गया और ज़मीन का मालिक हो गया ज़मींदार, ठीक है। लेकिन ज़मींदार के लिए शर्त ये थी कि आप जो सालाना ठेका आपसे तय हुआ है लगान का, वो साल की आखिरी तारीख को, मान लीजिए 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को सूरज ढलने से पहले आप वो सारा पैसा जो है सरकार के खाते में जमा कर दें, अदरवाइज़ आपकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मुझे ठेका मिला है किसी इलाके का, अगर मैं जब तक सरकार को हर साल वो लगान देता रहूँगा, वो ज़मीन मेरी है, सरकार मुझे नहीं छेड़ेगी। लेकिन अगर किसी साल मैंने लगान देने में नाकानी करी, लगान नहीं दिया, तो होगा क्या, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो संपत्ति है, वो नीलाम कर दी जाएगी, उससे वसूली होगी, और ये जो इलाका था मेरे पास, मेरी जो ज़िम्मेदारी थी, उसको फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, फिर से नीलामी होगी। अब जो कोई नया आएगा वो उस ज़मीन के टुकड़े को हासिल कर लेगा। इसको कहा गया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया, आपको ज़मीन देती है, इतना पैसा हर साल आप हमें देते रहो और आप अपनी वसूली जो है वो ज़मींदार किसानों से करते रहो। इजारेदारी इसलिए कहा गया क्योंकि ज़मीन को सरकार ने ठेके पे दिया था, ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं। अब सोच तो बड़ी अच्छी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, उसे पता चल गया कि हर साल मुझे कितनी इनकम होगी और इतनी इनकम पे मुझे कितना खर्च करना है, ये मुझे पता चल जाता है। यानी कि सरकार की जो इनकम भी फिक्स हो गई। इसके अलावा कंपनी को इससे एक फ़ायदा और भी हुआ कि अब वो जो है लगान वसूली में जितने भी झंझट होते हैं, उसमें जो कर्मचारी लगते हैं या फौजी लगते हैं, जो लिखा पढ़त खाता वही उन्होंने तैयार करने हैं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो अब सरकार का जो वास्ता है वो हर किसान से नहीं है। टैक्स वसूली के लिए सरकार का वास्ता हर किसान से नहीं है। सरकार ने किसानों और अपने बीच जो हैं बिचौलिए बना दिए हैं या बिचौलिए तैयार कर दिए हैं, वो बिचौलिए हैं ज़मींदार। अब ये जो ज़मींदार हैं, इनसे ये उम्मीद की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ अच्छा भी सोचा था। उसने ये सोचा था कि भाई जब ज़मीन से जो टैक्स है हमेशा के लिए फ़िक्स हो जाएगा, यानी कि अगर किसी प्लॉट से, किसी एरिया से, किसी ज़िले से 1000 रुपये लेने हैं तो वो हमेशा 1000 रुपये लेने हैं। तो
उसके बाद अगर उसमें पैदावार बढ़ती भी है, तो पहले क्या होता था ना भाई, आमतौर पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाहे एडी के रहे हों या अन्य कोई बादशाह रहे हों, तो कहते हैं भाई हर साल पैदावार का 2/3 या 1/3, 1/6, 1/5 जितना भी होगा वो सरकार अपना हिस्सा ले लेगी। तो देखिए ना, जितनी ज़्यादा उसमें पैदावार हो रही है सरकार का हिस्सा भी उतना ज़्यादा होता। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि हम इससे ज़्यादा नहीं वसूलेंगे। अब आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करो। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि अगर ज़मीन जो है प्लेन नहीं है तो उसको प्लेन करो, अगर वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, तो सिंचाई की फैसिलिटी वहाँ पर आप बढ़ाओ, और भी जिस तरह से आप पैदावार को बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो। अच्छा, आपने सिंचाई की व्यवस्था करनी है, आजकल तो नहरें हैं, उस समय कुएँ होते थे, छोटी मोटी गूल उस समय भी होती थी, तो उसमें पैसा खर्च होगा ना, अच्छे किस्म के हल बैल बीज लाने के लिए उसमें पैसा खर्च होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि ज़मींदार जो हैं, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों से अपेक्षा की कि ये लोग जो हैं ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़मीन में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार जब बढ़ेगी तो हमें तो उससे कोई लेना देना है नहीं, हमने तो वही लेना है जो हमने फिक्स कर दिया, तभी तो इसको नाम दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट। हमने वही लेना है जो हमने फिक्स कर दिया है। लेकिन जब पैदावार बढ़ेगी तो उसका जो फ़ायदा होगा ज़मींदार को होगा, ज़मींदार उसमें फिर और इन्वेस्ट करेगा, जो भी जितनी भी ज़मीन है ज़मींदार उस ज़मीन में और इन्वेस्ट करेगा, इसका फ़ायदा वहाँ जो किसान है उसको भी होगा, क्योंकि जब पैदावार बढ़ेगी तो फ़ायदा किसान को भी होगा। उसने देखा, उसकी सोच थी कि इस पैदावार बढ़ने का फ़ायदा किसान को भी होगा, ज़मींदार को भी होगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे हिंदी में शब्द आता है ना, हस्तशिल्प, दस्तकारी, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है ना। तो तरह तरह की जो दस्तकारी है, उस समय क्या दस्तकारी है, कपड़े बुनना और तमाम तरह की टोकरियाँ वगैरह, वो तमाम तरह के जो शिल्प थे, उनको जो कच्चा माल मिलता था वो किसानी से मिलता था, खेतीबाड़ी से मिलता था। उसने कहा दस्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल सस्ते दाम पे मिलेगा तो दस्तकारी बढ़ेगी, दस्तकारी बढ़ेगी, अनाज की पैदावार बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पर व्यापार बढ़ेगा, व्यापार जब बढ़ेगा तो पूंजी इकट्ठी होगी, मार्केट में पूंजी इकट्ठी होगी। तो उससे ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटी जो इंडस्ट्री हैं, जैसे आप कुटीर उद्योग कह सकते हो, उस समय क्या उद्योग चलते होंगे, गुड़ है, खांडसारी है, नील है, तंबाकू है, जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो गांव के स्तर पर क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटी छोटी दस्तकारी, खेती किसानी, इसका डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा कि गांव के क्षेत्रों में खुशहाली आएगी। उसने ऐसा भी सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ उसकी बात बाद में करेंगे। अच्छा, उसकी एक जो सोच थी और भी थी, वो जो था ऐसे मीडिएटर भारत में या खास करके बंगाल में ऐसे मीडिएटर पैदा करना चाह रहा था जिनके हित सरकार पर डिपेंड हो या जिनके हित सरकार पर जुड़े हों या सरकार से जुड़े हों। आप देखें, नए नए जो पूंजीपति थे उनको ज़मींदारी किसने दी? सरकार ने दी। उनकी ज़मींदारी कब तक बनी रहेगी? जब तक सरकार बनी रहेगी। सरकार का मतलब अंग्रेज। नए नए जितने भी ये पूंजीपति या व्यापारी थे, जो नए नए ज़मींदार बन के उभरे, जिन्होंने ऊंची से ऊंची बोली लगा करके ठेके हासिल किए, इनको ये अधिकार किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था। इनकी ये प्रॉपर्टी या इनका ये जो भी जागीर है कब तक बनी रहेगी? जब तक कि अंग्रेज़ बने रहेंगे। तो क्या ये चाहेंगे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ? ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी चाहता था इसी के साथ साथ कि भारत में कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रभावशाली लोग पैदा हो जाएं या बन जाएं जिनके हित अंग्रेज़ों पर डिपेंड हों और वो भारत में अंग्रेज़ राज को बनाए रखने में सहायता दें। इसमें वो कामयाब हुआ। इन ज़मींदारों ने हमेशा अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया, कुछ एक अपवादों को छोड़ करके हमेशा अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया, ठीक है साहब। जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी कि हमने एक ऐसा डिपेंड सोसाइटी, ज़मींदारों के रूप में एक ऐसी डिपेंड सोसाइटी पैदा करनी है जिसके हित हमेशा सरकार पर जुड़े रहेंगे और वो हमेशा सरकार का साथ देंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये जो व्यवस्था थी जिसे आप स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसके मैंने आपको नियम भी बताए कि हर साल बोली लगेगी और बोली लगने के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ठेका दिया जाएगा। सनसेट लॉ मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज़ और रह गई है कि इसमें ज़मींदारों का हिस्सा कितना होगा। एक बार पूछा था, ज़मींदार का हिस्सा कितना होगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया से 1000 रुपये का लगान जो है वसूला जाता है एक साल में, तो उस 1000 में सरकार का जो हिस्सा होगा वो होगा 89% और 11% हिस्सा जो होगा वो ज़मींदार का होगा। यानी कि जो वसूली होगी उस एरिया से उसमें 11% जो है वो ज़मींदार का और 89 या 89% जो है वो सरकार का, 89% सरकार का और 11% जो है वो ज़मींदार का। अब आप कहोगे साहब क्या ये हर साल बढ़ता जाएगा? 89% जो है वो सरकार का और 11% जो है वो ज़मींदार का, क्या हर साल बढ़ता जाएगा ये? ना। अगर 1000 रुपये एक बार के लिए फ़िक्स कर दिए हैं तो वो 50 साल बाद भी 1000 रुपये ही लेने हैं। सरकार ने ज़मींदार से
1 साल के लिए 1000 रुपये फिक्स कर दिए हैं, तो 50 साल बाद भी वो 1000 रुपये ही रहने हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं। तो ये फिक्स हो गया कि जहाँ पर भी जो भी इलाके आपको दिए जा रहे हैं उसमें से एक अंदाज़ा लगा लिया गया कि इसमें इतनी लगान वसूली होती होगी, या बोली पे फिक्स हो गया कि आप इसमें हमें इतना लगान वसूल के देंगे। मान लीजिए 100 रुपये का लगान किसी एक ख़ास इलाके से तय हुआ है कि 100 रुपये का लगान हमने यहाँ से लेना है, या 100 रुपये की बोली उठ गई है। सबसे ऊंची जो बोली लगी लगान वसूली के लिए वो 100 रुपये की लगी, सबसे ऊंची बोली। तो सरकार ने ये कहा कि आपने साल के आखिर तक यहाँ पर 89 रुपये हमें देने हैं वसूल के, 89 रुपीज़ हमें वसूल के देने हैं, और 11 रुपीज़ आपने अपने पास रख लेने हैं। 11% हिस्सा ज़मींदार का है और 89% जो हिस्सा है वो सरकार का है। ठीक है साहब। लेकिन अब देखो है क्या, सरकार ने कहा कि यहाँ पर 100 रुपये की लगान वसूली होती है, यहाँ पर जो लगान वसूली होगी वो 100 रुपये की होगी। हर साल जब भी सरकार आपसे अपना हिस्सा लेगी तो वो 100 रुपये के हिसाब से लेगी। अंतर समझें आप, ऐसा नहीं है कि हर साल बढ़ता जाएगा। पैदावार बढ़ रही है, मैं आपको पता है महंगाई बढ़ती है ना। अभी मैं कल के अखबार में एक पढ़ रहा था, तो आज़ादी के समय हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आई थी वो 265 रुपये थी, पर कैपिटा इनकम 265 रुपीज़ थी। आज ये करीब 1,70,000 के आसपास, एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है, 1,70,000 रुपये सालाना के आसपास है। महंगाई बढ़ती है, और आपको ये पता होगा आमतौर पर हर 10 साल में जो इनकम होती है वो दोगुनी हो जाती है, महंगाई भी दोगुनी हो जाती है, समझ रहे ना। तो इसीलिए सरकारें क्या करती है ना, महंगाई को थामने की कोशिश करती है, इनकम को बढ़ाने की और महंगाई को थामने की कोशिश करती हैं। क्योंकि अगर इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसी के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली आपके पास सेविंग कुछ नहीं हो रही है। लेकिन अगर महंगाई धीरे धीरे बढ़े, इनकम तेज़ी से बढ़े, तो आपके पास सेविंग होगी। सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में और ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा खुशहाली आएगी। इसीलिए सरकारें जो हैं महंगाई को रोके रखने की कोशिश करती हैं। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। तो अब देखें, स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि सरकार ने सालाना 100 रुपये की बोली पर आपको ठेका दे दिया। अब अगले साल 100, उससे अगले साल फिर 100 या 95 या 50 या 70 या 60, मान लीजिए किसी साल बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो 100 रुपये की वसूली ना हो पाई, 60 या 70 रुपये की वसूली हुई, तो सरकार आपसे जो लेगी 100 रुपये के हिसाब से ही लेगी। ज़मींदार से जो सरकार लेगी वो 100 रुपये के हिसाब से ही लेगी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। साथ ही साथ ये भी है कि किसी साल फसल बहुत अच्छी हुई और बजाय 100 रुपये के 200 रुपये वसूल हो गए, तो सरकार आपसे तब भी 100 रुपये के हिसाब से वसूली करेगी। इसके अलावा जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हुई है वो आपका इंसेंटिव है। यहाँ पर बात को आप समझिए। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि ज़मीन से इतना लगान हम साल में लेंगे, और ये हर साल लेंगे, हर साल इस लगान को हम बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कितना लेंगे ये डिसाइड करेंगे हम, किससे? बोली से। जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसको हम यहाँ पर लगान वसूली का ठेका दे देंगे। हर साल आप हमें इतना लगान देते रहोगे तो ये ज़मीन हमेशा के लिए आपकी रहेगी, हम इसमें किसी तरह की दखल नहीं करेंगे। आपने कैसे वसूलना है, क्या वसूलना है, कितना वसूलना है आप जानो। 100 रुपये का ठेका यहाँ पर उठ गया है, तो 89 रुपये आपने हर साल हमें देने हैं, 11 रुपये आपके पास हैं। अब अगर अगले साल कोई आपदा आ जाती है, लगान वसूली पूरी नहीं हो पाती है, तो इससे हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें हमारा हिस्सा पूरा चाहिए। अगर आप साल के आखिरी दिन तक वो पैसा नहीं दे पाते हो तो आपसे आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। इसी को कहा गया था सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम। आपसे आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी और इसको फिर से नीलाम कर दिया जाएगा, और जो ऊंची बोली लगाएगा उसको ये ज़मीन दे दी जाएगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, उसमें पैदावार बहुत अच्छी हो गई, या आपने उसमें इन्वेस्ट किया, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस चाह रहा था कि ज़मींदार जो है प्रॉफिट के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपने इन्वेस्ट किया, किसानों को अच्छे किस्म के हल, अच्छे किस्म के बीज दिए, है ना, वहाँ पर सिंचाई के लिए तालाब खुदवा दिए, या कोई झील बील बनवा दी, या कुएँ खुदवा दिए, जो भी है आपने कोशिश की, इन्वेस्ट किया, मेहनत ज़्यादा की कि आपका जो एरिया है उसमें फसल अच्छी हो गई। वहाँ 100 रुपये की बजाय 150 रुपये की या 200 रुपये की वसूली हो गई, तो भी सरकार आपसे जो पैसा लेगी वो 89 रुपीज़ ही लेगी, या 100 रुपये के हिसाब से लेगी, ज़्यादा नहीं वसूलेगी। ये डिमांड नहीं करेगी कि ज़्यादा पैदा हुआ है तो हमें ज़्यादा दो। पहले क्या होता था कि जितना ज़्यादा पैदा हो रहा है उतना ही ज़्यादा सरकार का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो ज़मींदार को ये इंसेंटिव दिया जा रहा था कि इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पाओ, जितनी ज़्यादा पैदावार होगी हिस्सा तुम्हारा है, हमने तो फिर इतना लेना है जितना हमने फिक्स कर दिया है, जो परमानेंट सेटलमेंट हमने कर दिया वही हमने लेना है। इसीलिए इसको नाम दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। शुरू में ये व्यवस्था जो लागू की गई थी 10 साल के लिए, सन 1790 में इस व्यवस्था को जो लागू किया था 10 साल के लिए लागू किया था। एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट का मतलब समझते हो, ट्रायल था ये, कि देखते हैं क्या होता है, एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये सिस्टम
लागू करने में जो हेल्प दी थी वो दी थी सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट ने। सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट ने सहायता दी थी। अक्सर सवाल भी आता है कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने में किन किन का रोल था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो था ही था, इसके हेल्पर थे जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। सबसे पहले ये बंगाल में, बंगाल यानी कि तत्काल बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये लागू किया गया। अब धीरे धीरे 3 साल बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि ये जो व्यवस्था है सही से काम कर रही है या अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो 22 मार्च सन 1793 को, मैंने यहाँ लिखा भी है, 22 मार्च सन 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। शुरू में ध्यान रखना, शुरू में सन 1790 में ये 10 साल के लिए लागू हुई थी, लेकिन 93 में इसको हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, सवाल आता है कि स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ, तो कभी 1790 आता, तो कभी 1793 आता। तो सवाल क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप अपना आंसर देना। 22 मार्च 1793 को हमेशा के लिए लागू कर दी गई। अब स्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो सोच थी वो ये थी कि सरकार जो है वसूली से पीछे हट जाए। हर साल ज़मीनों को नापना, हर साल अपने कर्मचारी को भेजना, हिसाब किताब के खाते बही तैयार करना, ऑडिटर भेजना, कलेक्टर भेजना, अनाज गोदाम तैयार करना, इससे सरकार हट जाए। सरकार अपना जो ध्यान दे व्यापार और जो युद्ध वो लड़ रही है उस पर ध्यान दे। इसके लिए उसने ज़मींदारों को बोली लगा करके ठेके पे दे दिया और अपनी जो टेंशन थी उसने ख़त्म कर ली। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया कि हर साल मुझे इतनी इनकम होनी है, उसी हिसाब से वो अपने खर्च की योजनाएं बनाने लगा। यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू कर करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बड़ी होशियारी और समझदारी से कम खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने का रास्ता तैयार कर लिया। इसके अलावा उसने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फौज और अपने जो कर्मचारी थे वो दूसरे कामों में लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये भी सोच थी कि ये जो लगान वसूली में जो लोग ठेका लगाएंगे, बड़ी से बड़ा अमाउंट दे करके ज़मीनें हासिल करेंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ज़मीनें या जागीरें उनके हाथ से निकल जाएं। कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ज़मीनें या जागीरें उनके हाथ से निकल जाएं। इसलिए इन ज़मीनों या जागीरों को बनाए रखने के लिए वो हमेशा अंग्रेज़ सरकार का साथ देंगे। यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बहाने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बड़ी होशियारी से भारत में अपना एक समर्थक वर्ग तैयार कर लिया जो कि ज़मींदार थे। अच्छा, ये ज़मींदार काफ़ी प्रभावशाली होते थे, इनके पास लठैत भी होते थे, छोटी मोटी फौज भी होती थी और छोटे मोटे किले भी होते थे। तो ये जो थे यहाँ पर अंग्रेज़ों और जो आम जनता थी उनके बीच एक बफर बन गए कि अगर कोई छोटी मोटी कोई बगावत होती भी है अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, किसानों में या किसी और की, तो उसको दबाने के लिए ज़मींदार पहले से ही तैयार बैठे। जिसने एक ऐसा मध्यस्थ वर्ग, ऐसा मीडिएटर क्लास उसने तैयार कर ली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जिसके हित अंग्रेज़ सरकार से जुड़े हुए थे। अब खैर देखने में, एक नज़र देखने में तो स्थायी बंदोबस्त जो है बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। एक नज़र देखने में तो बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। तो ऊपर से देखने में तो स्थायी बंदोबस्त का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा, आकर्षक महसूस हो रहा है। अच्छा, ऊपर से देखने में था भी, आप देखें ना, सरकार जो है टैक्स वसूली से हट गई। अब सरकार जो है अपना ध्यान दूसरे कामों पे देगी। ज़मींदारों को जो है कि ज़िम्मा दे दिया गया है लगान वसूली के लिए। अब ज़मींदारों से भाई तुम भी कमाओ और ऐसी कोशिश करो कि ज़मीन में इन्वेस्ट करो जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो। अब ठीक है साहब, हर साल के लिए इनकम फिक्स हो गई, सरकार के ऊपर से झंझट जो है वो सारा ख़त्म हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कह दिया, एक आध जगह अपने स्टेटमेंट में कह भी दिया कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट होगा, ज़मीन में पैदावार बढ़ेगी, इस पैदावार के बढ़ने से ज़मींदारों, किसानों सभी को फ़ायदा होगा, इससे गाँव में खुशहाली आएगी, भारत में एक मार्केट डेवलप होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को किस तरह से बर्बाद किया, भारत को किस तरह से तबाह किया, या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के द्वारा अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने भारत को किस तरह से लूटा। तो उस पर अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हुआ ये, बड़ी अच्छी सोच थी कि एक बीच में ज़मीन इस स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब बोलियां लगवाई ज़मीनों के लिए, तो जो हमारे लोकल या देसी ज़मींदार थे या देसी पूंजीपति थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी ऊंची बोली लगा करके ज़मीनों से लगान वसूली का ठेका हासिल कर सके। तो जो शहरों में उद्योगपति उस समय छोटे मोटे डेवलप हुए थे, शहरों में उद्योगपति, बागान मालिक, पुराने अब्दस्त राजा, नवाब, महाराजा या विदेशी व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी जो भारत में रह करके व्यापार कर रहे थे, इन लोगों ने बोलियाँ लगाईं। और ये बोली लगाने के बाद कभी भी अपनी जागीर में या कभी भी अपनी रियासत में आए नहीं।
पुराने ज़माने की अगर आप फिल्में देखें 40s 50s 60s की, तो उसमें अक्सर होता क्या था कि हीरोइन का जो फादर होता था एक बहुत बड़ा ज़मींदार व्यापारी होता था, कोट पैंट पहना हुआ, वो शहर में रहता है और अपने एस्टेट या अपने एम्पायर की देखभाल के लिए एक एस्टेट मैनेजर अपॉइंट कर देता था। चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, धान के बागान, सेब के बागान, है ना, पहाड़ पर अगर फिल्म शूट हो रही है तो सेब के बागान में। तो जो हीरो होता था वो पढ़ा लिखा होता था, बेरोज़गार पढ़ा लिखा होता था, वो आता था व्यापारी की जागीरदारी में एस्टेट मैनेजर के रूप में या मैनेजर के रूप में, मैनेजर साहब के रूप में आता था, उसकी देखभाल करने के लिए आता था, है ना। फिर फिल्म आगे बढ़ती थी तो जो ज़मींदार की या व्यापारी की जो बेटी थी, जो हीरोइन होती थी, वो इस गरीब जो मैनेजर होता था उससे साहब उसका प्यार हो जाता था। फिल्म आगे बढ़ती थी और फिर ज़मींदार कहता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वैसा नहीं हो सकता, 2-4 गाने, फिर क्लाइमेक्स, वायलिन बजता, इमोशनल सीन टें और उसके बाद ज़मींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देखिए ना, पुराने ज़माने की फिल्मों में यही सीन होते थे। तो अब होता क्या है कि जो ज़मींदार या व्यापारी हैं, आई एम सीरियस, तो ये ज़मींदार या व्यापारी जो हैं कभी भी अपनी जागीर में नहीं आते थे। इन्होंने क्या किया, अपना जो लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी है किसी दूसरे ठेकेदार को दे दी। उस ठेकेदार ने वही जिम्मेदारी नीचे किसी और को, फिर उसने नीचे किसी और को जागीरदारी या लगान वसूली का जो जिम्मा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसने ऊँची से ऊँची बोली लगाई वो कभी आया ही नहीं अपनी जागीर में। कॉर्नवालिस क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो कभी आया ही नहीं। वो उनको कहा गया दूरवासी पंप या दूर बैठा हुआ पंप या दूर बैठा हुआ चूसने वाला पंप। कैसा पंप कि जिसने भी बोली लगाई है लगान वसूली के लिए वो शहर में बैठा है, उसने ये ठेका किसी और को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, वो अपनी जागीर में कभी आया नहीं। जो ठेकेदार नीचे उसने अपॉइंट किए हैं वही किसानों के, ज़मींदारों के या जागीरदारों के पास गए हैं और उन्होंने उनसे जा करके वसूली की है। किसी ने भी अब ना सरकार ने ना ज़मींदार ने किसी ने भी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट की तरफ को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ वसूली पर ध्यान दिया। तो वसूली करने वालों के 20, 30, 40 तक लेवल हो गए। इससे क्या हुआ कि जो किसान था उस पर लगान का या टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। इतना कॉर्नवालिस ने भी सोचा होगा कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के किसान को कितना ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। अब ये लगान इतना ज़्यादा हो गया